हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वाटर रिसोर्सेज यानी कि जल संसाधन, जल के स्रोत। जल संसाधन पानी के वह स्रोत है जो मनुष्य के लिए उपयोगी हो या जिनके उपयोग की संभावना हो। पानी के उपयोगों में शामिल है कृषि, औद्योगिक, घरेलू, मनोरंजन हेतु, पर्यावरणीय गतिविधियों में। वस्तुतः इन सभी मानवीय उपयोगों में से अधिकतर में ताजे जल की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर पानी की कुल उपलब्ध मात्रा अथवा भंडार को जल मंडल कहते हैं। पृथ्वी के इस जल मंडल का 75% भाग समुद्रों में खारे जल के रूप में है और केवल 25% ही मीठा पानी है। उसका भी 2/3 हिस्सा हिमनद और ध्रुवीय क्षेत्रों में हिम चादरों और हिम टोपियों के रूप में जमा है। शेष पिघला हुआ मीठा पानी मुख्यतः जल के रूप में पाया जाता है, जिसका केवल एक छोटा सा भाग भूमि के ऊपर धरातलीय जल के रूप में या हवा में वायुमंडलीय जल के रूप में है। मीठा पानी एक नवीकरणीय संसाधन है क्योंकि जल चक्र में प्राकृतिक रूप से इसका शुद्धिकरण होता रहता है। फिर भी विश्व के स्वच्छ पानी की पर्याप्तता लगातार गिर रही है। दुनिया के कई हिस्सों में पानी की मांग पहले से ही आपूर्ति से अधिक है और जैसे जैसे विश्व में जनसंख्या अभूतपूर्व दर से वृद्धि हो रही है, निकट भविष्य में इस अनुसंतुलन का अनुभव बढ़ने की उम्मीद है। पानी के प्रयोक्ताओं के लिए जल संसाधन के आवंटन के लिए फ्रेमवर्क, जहां इस तरह की एक फ्रेमवर्क मौजूद है, जल संसाधन के रूप में जाना जाता है। आज जल संसाधन की कमी, इसके अवनयन और इससे संबंधित तनाव और संघर्ष विश्वास राजनीति और राष्ट्र राजनीति में महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। जल विवाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण विषय बन चुके हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं मीठे जल के स्रोत। धरातलीय जल या सतही जल पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाला पानी है जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ढाल का अनुसरण करते हुए सरिताओं या नदियों में प्रवाहित हो रहा है, अथवा पोखरों, तालाबों और झीलों या मीठे पानी की आर्द्र भूमियों में स्थित है। किसी जल संभर में सतह के जल की प्राकृतिक रूप से वर्षण और हिमनदों के पिघलने से पूर्ति होती है और वह प्राकृतिक रूप से ही महासागरों में निर्वाह, सतह से वाष्पीकरण और पृथ्वी के नीचे की ओर रिसाव के द्वारा खो जाता है। हालांकि कि किसी भी क्षेत्रीय जल तंत्र में पानी का प्राकृतिक स्रोत वर्षण ही है और इसकी मात्रा उस बेसिन की भौगोलिक अवस्थिति और आकार पर निर्भर है। इसके अलावा एक जल तंत्र में पानी की कुल मात्रा किसी भी समय अन्य कई कारकों पर निर्भर करती है। इन कारकों में शामिल है झीलों, आर्द्र भूमियों और कृत्रिम जलाशयों में भंडारण क्षमता। इन भंडारों के नीचे स्थित मिट्टी की पारगम्यता, बेसिन के भीतर धरातलीय अपवाह के अभिलक्षण, वर्षण की अवधि, तीव्रता और कुल मात्रा और स्थानीय वाष्पीकरण का स्तर इत्यादि, यह सभी कारक किसी जल तंत्र में जल के आगमन और उसके बजट को प्रभावित करते हैं। मानव गतिविधियों इन कारकों पर एक बड़े पैमाने पर प्रभाव डाल सकती है। मनुष्य अक्सर जलाशयों का निर्माण द्वारा बेसिन की भंडारण क्षमता में वृद्धि और आर्द्र भूमि के जल को बहाकर बेसिन की इस क्षमता को घटा देते हैं। मनुष्य अक्सर अपवाह की मात्रा और उसकी तेजी को फर्शबंदी और जल मार्ग निर्धारण से बढ़ा देते हैं। किसी भी समय पानी की कुल उपलब्ध मात्रा पर ध्यान देना भी जरूरी है। मनुष्य द्वारा किए जा रहे जल उपयोगों में से बहुत सारे वर्ष में एक निश्चित और अल्प अवधि के लिए ही होते हैं। उदाहरण के लिए अनेक खेतों को वसंत और ग्रीष्म ऋतु में पानी की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है और सर्दियों में बिल्कुल नहीं। ऐसे खेत को पानी की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। पानी उपलब्ध करने के लिए सतह जल के एक विशाल भंडारण क्षमता की आवश्यकता होगी जो साल भर पानी इकट्ठा करे और छोटे छोटे समय पर उसे प्रवाह कर सके जब उसकी आवश्यकता हो। वह दूसरी ओर कुछ अन्य उपयोगों को पानी की सतह आवश्यकता होती है, जैसे कि विद्युत संयंत्र जिसको ठंडा करने के लिए लगातार पानी चाहिए। ऐसे बिजली संयंत्र को पानी देने के लिए सतह पर प्रवाहित जल की केवल उतनी ही मात्रा भंडारित करने की आवश्यकता होगी कि वह नदी में पानी के कम होने की स्थिति की बिजली संयंत्र को शीतलन के लिए पानी उपलब्ध करा सके। दीर्घकाल में किसी बेसिन के अंदर वर्षण द्वारा पानी की कितनी मात्रा की पूर्ति की जाती है, यही उस बेसिन की मानव उपयोग हेतु जल उपलब्धता की ऊपरी सीमा होती है। प्राकृतिक धरातलीय जल की मात्रा को किसी दूसरे बेसिन क्षेत्र से नहर या पाइपलाइन के माध्यम से आयात द्वारा संवर्धित किया जा सकता है। मनुष्य प्रदूषण द्वारा जल को खो सकता है, यानी उसे बेकार बना सकता है। मीठे जल को भंडारों के मामलों में ब्राजील दुनिया में सबसे अधिक जल भंडारण रखने वाला देश है।
जिसके बाद दूसरे और तीसरे स्थान पर रूस और कनाडा है। नदी तली के नीचे के प्रवाह की बात करें तो नदी के पूरे मार्ग में नीचे की ओर प्रवाहित जल की मात्रा केवल वही नहीं होती जो स्वतंत्र जलधारा के रूप में बहती है दिखती है, बल्कि नदी की तली में ठीक नीचे भी काफ़ी पानी प्रवाहित होता रहता है। यह पानी तली के असंगठित पदार्थों के बीच से होकर बहता है, जैसा कि कंकड़ों और गोलासमों की मोटी परत के बीच से होकर। ऐसे प्रवाह को अप्रवाह कहते हैं और यह कभी कभी दिखाई पड़ने वाले प्रवाह से अधिक भी हो सकता है। नदी के नीचे अप्रवाह की इस पेटी को अप्रवाह मंडल कहा जाता है। एक प्रकार से यह वह पेटी है जहां भूजल और नदी जल का आपसी अंतर मिट जाता है। यह कास्ट प्रदेशों तराई क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण होती है। भूजल की बात करें तो भूजल या भूमिगत जल मीठे जल का हिस्सा है जो मिट्टी और चट्टानों के रंध्रकांशों में स्थित होता है। यह जल स्तर के नीचे जल भरे के भीतर बहने वाला जल भी है। भूजल के इस प्रवाह को अधोग प्रवाह कहा जाता है। कभी कभी सतह के ठीक नीचे के जल को भूजल या अत्यधिक गहराई में पाए जाने वाले जल को भूगर्भिक जल या जीवाश्म जल भी कहते हैं। भूजल को यदि एक विशाल जल भंडारण माना जाए तो इस भंडारण में जल का आगमन या इसको पानी की उपलब्धता धरातल की सतह के ऊपर के सतही जल के नीचे की ओर रिसाव द्वारा होती है और इससे जल का निष्कासन अधोग प्रवाह द्वारा समुद्रों में या फिर अत्यधिक गहरे जीवाश्म जल के रूप में होता है। अतः भूजल की कई मायनों में धरातलीय जल जैसा ही होता है। जल तंत्र में आदान प्रदान और भंडारण के संदर्भ में यदि इसकी तुलना धरातलीय जल से की जाए तो महत्वपूर्ण अंतर यह है कि गमनागमन की धीमी गति होने के कारण भूजल के भंडारण आमतौर पर धरातलीय जल से अधिक विशाल और अस्थायी होते हैं। इस अंतर के कारण मानव आसानी से भूजल का लंबे समय तक बिना गंभीर परिणामों के गैर दीर्घकालिक उपयोग कर सकते हैं। हालांकि यह भी ध्यातव्य है कि भूजल एक बार प्रदूषित हो जाने पर इसके प्राकृतिक चक्रण द्वारा साफ होने की प्रक्रिया और भी धीमी है। विलवीकरण की बात करें तो विलवीकरण एक कृत्रिम प्रक्रिया है जिसके द्वारा खारा पानी, आमतौर पर समुद्र का पानी, ताजे पानी में बदला जाता है। सबसे आम विलवीकरण प्रक्रिया आसवन और उलट प्रसरण है। फिलहाल अन्य वैकल्पिक स्रोतों की तुलना में विलवीकरणी एक बहुत महंगा विकल्प है। कुल मानव उपयोग का एक बहुत छोटा अंश ही है इसके द्वारा पूरा होता है। यह केवल आर्थिक दृष्टि से उत्तम व्यवहारिक मूल्य वाले क्षेत्रों जैसे घरेलू और औद्योगिक उद्योगों के लिए या फिर शुष्क क्षेत्रों में उपयोगी है। विलवीकरण का सबसे व्यापक उपयोग फारस की खाड़ी के क्षेत्र में है। जमा हुआ जल की बात करें तो हिमशैल को जल के स्रोत के रूप में उपयोग करने के लिए कई प्रस्ताव रखे गए, किंतु आज तक यह केवल नवीन परियोजनाओं के लिए विचाराधीन ही है। हिमानी अपवाह को भी धरातलीय जल माना जाता है। मीठे जल के प्रयोग की बात करें तो मीठे जल या ताजे पानी के उपयोग नवीकरणीय और अनवीकरणीय प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यदि जल तुरंत और उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं हो तो यह उपयोग अनवीकरणीय उपयोग होगा। भूतल के नीचे की ओर रिसाव, वाष्पीकरण में होने वाली क्षति या किसी उत्पादन में सम्मिलित जल जैसे कृषि उपज को नवीकरणीय माना जाता है। वह जल भी जिसे शोधित कर सतह के जल के रूप में लौटाया जा सके नवीकरणीय माना जाता है। कृषि उपयोग की बात करें तो अनुमानतः लगाया गया है कि पृथ्वी पर कुल जल का उपयोग जल सिंचाई के लिए उपयोग होता है। सिंचाई आहरण धारणीय या सतत उपयोग नहीं है। विश्व के कुछ हिस्सों में सिंचाई किसी भी फसल के लिए आवश्यक है, जबकि अन्य क्षेत्रों में अधिक लाभदायक फसल की बढ़त अथवा फसल पैदावार की वृद्धि में कारगर है। विभिन्न सिंचाई विधियों में फसल पैदावार, जल खपत या उपकरण और संरचनाओं की पूंजी लागत में गमागम शामिल है। सतह के ऊपर या नीचे सेचक कम महंगे किंतु कम कारगर भी होते हैं, क्योंकि अधिकतर जल वाष्पीभूत हो जाता है या रिस जाता है। अधिक कारगर सिंचाई विधियों में शामिल है रिसाव सिंचाई, प्रवाह और सिंचाई और सेंचक सिंचाई, जिसमें सेंचक जमीनी स्तर के पास संचालित किए जाते हो या प्रणालियां महंगी हो, किंतु रिसाव और वाष्पीकरण को कम करने में सार्थक है। कोई भी प्रणाली यदि अनुचित व्यर्थ प्रबंधित हो तो अव्यापी होगी और एक गमागम जिसे अक्षम विचार मिलना है वह है। उप सतह के पानी का खड़ा होना। पश्चिम राजस्थान में वर्षा जल को अपने खेत में ही रोकने की परंपरागत विधि खड़ी है। इससे अच्छी पैदावार ली जाती है। जलीय कृषि की बात करें तो जल का एक छोटा लेकिन बढ़ता प्रयोग है। मीठे पानी की व्यावसायिक मत्स्य पालन भी कृषि का उपयोग माना जाता है, लेकिन इसे सिंचाई से कम महत्व दिया जाता है। जैसे जैसे विश्व की जनसंख्या, अनाज की मांग में वृद्धि हो रही है, जल के सीमित स्रोतों के इष्टतम उपयोग द्वारा अधिकतम
उपज प्राप्त करने के लिए सिंचाई की विधियों और प्रौद्योगिकी, कृषि, जल प्रबंधन, संयोजन और जल संरक्षण के क्षेत्र में विकास की आवश्यकता महसूस की जा रही है। औद्योगिक उपयोग की बात करें तो अनुमान यह है कि विश्व भर में जल का उपयोग औद्योगिक है। प्रमुख औद्योगिक उपयोगकर्ताओं में शामिल है तापीय बिजली घर जो पानी को शीतलन के लिए उपयोग करते हैं। वहीं जल बिंदु संयंत्र पानी को बिजली स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। अयस्क और पेट्रोलियम संयंत्र रासायनिक प्रक्रियाओं में पानी का उपयोग करते हैं। कई विनिर्माण संयंत्र इससे एक विलायक के रूप में उपयोग करते हैं। औद्योगिक उपयोग को नष्ट होने वाली पानी में व्यापक विविधता है। वैश्विक स्तर पर यह कृषि उपयोग में होने वाले क्षय से कम है। अनुमान लगाया जाता है कि विश्व में कुल जल का अप्रोक्सीमेट जल घरेलू उद्देश्यों के लिए उपयोग में माना जाता है। इनमें से शामिल है पीने का पानी, स्नान, खाना पकाना, स्वच्छता, बागवानी इत्यादि। पीटर ग्लेक के अनुसार घरों की बुनियादी आवश्यकताओं के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति लगभग 50 लीटर की खपत है और इसमें बगीचों के लिए पानी शामिल नहीं है। मनोरंजन के लिए प्रयोग होने वाला जल आमतौर पर कुल जल प्रयोग का एक बहुत छोटा किंतु बढ़ता हुआ हिस्सा है। मनोरंजन में पानी का उपयोग अधिकतर जलाशयों, छिपरिकाओं, झरनों और साहसिक खेलों से जुड़ा हुआ है। यदि एक जलाशय में पानी का स्तर सामान्य की तुलना में अधिक रखा जाए तो मनोरंजन खपत के लिए उसका उपयोग एक नवीकरणीय या अक्षय उपयोग के तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है। कुछ जलाशयों में जल निर्गमन, श्वेत जल के रूप में दृश्यावलोकन और राफ्टिंग, नाव खेना इत्यादि मनोरंजन कार्यों के लिए समयबद्ध किया जाता है। जो मनोरंजक उपयोग माना जा सकता है, अन्य उदाहरण स्कीयर, प्रकृति उत्साही और तैराक। ऐसे करके बात करें तो मनोरंजक सिंचाई के लिए जल का उपयोग जिसमें निजी उद्यानों शामिल है, पानी के संसाधनों पर क्या प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। ऐसे काफ़ी हद तक विश्वसनीय डाटा के अभाव के कारण कैलिफोर्निया की सरकार सहित कुछ सरकारों ने गोल्फ कोर्स में जल के उपयोग को कृषि करार दिया ताकि पर्यावरणविद इसे जल बर्बादी ना कहा पाए। हालांकि उपरोक्त आंकड़ों का एक आधार के रूप में उपयोग करते हुए इस हेरफेर का वास्तविक सांख्यिकी प्रभाव शून्य के करीब माना जाता है। इसके अतिरिक्त मनोरंजन में उपयोग अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए विशिष्ट समय स्तर पर पानी की उपलब्धता में कमी कारण भी हो सकता है। उदाहरण के लिए पानी के एक जलाशय में देर गर्मियों में नौकायन के लिए बनाए रखना, किसानों को बसंत के मौसम में खेती के दौरान उपलब्ध नहीं रखना, ऐसा ही उपयोग होता है। श्वेत जल राफ्टिंग के लिए जल निर्गमन, बिजली की मांग की व्यवस्था, समय पर पन बिजली उत्पादन के लिए जल की अनुपलब्धता में परिणत हो सकता है। स्वच्छ पर्यावरण के लिए पानी का उपयोग भी एक बहुत छोटा उपयोग है, लेकिन बढ़ती कुल जल का प्रयोग का प्रतिशत पर्यावरणीय जल उपयोगों में शामिल है। कृत्रिम आर्द्र भूमि निर्माण, वन्य जीव आवास के लिए अपेक्षित कृत्रिम झीलें, बांध के इर्द गिर्द मत्स्य सोपान और मछली पालन के लिए समयबद्ध जलाशयों से जल मुक्त इत्यादि। मनोरंजन के साधन के उपयोग की तरह पर्यावरणीय उपयोग गैर क्षय वाला है, लेकिन विशिष्ट समय और स्थानों पर अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए पानी की उपलब्धता में कमी का कारण हो सकता है। उदाहरण के लिए जलाशयों से मछली उद्योग के लिए जल मुक्ति के बाद पानी ऊपरी खेतों के लिए उपलब्ध नहीं होगा। अब बात करें अगर हम जल संकट की, तो अभी जिस रफ्तार से हम लोग पानी को गंदा कर रहे हैं, वैसे देखते देखते एक अनुमान लगाई गई है कि 2030 तक 2030 से 35-40 तक पानी की समस्या से काफ़ी हम लोग को निजात नहीं बोलेंगे, काफ़ी सामना करना पड़ेगा। और आगे देखें तो वाकई क्या है, किसी भी कंट्री की अगर बोले तो पानी ही जो बोले तो अब पानी ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। विश्व जल आपूर्ति और वितरण की बात करें तो लगभग पोषण और जल दो बुनियादी मानवीय आवश्यकता है। हालांकि 2002 से वैश्विक कवरेज के आंकड़े दर्शाते हैं कि हर 10 लोगों में मोटे तौर पर घर में से 5 लोगों के घर में पानी की आपूर्ति के लिए पाइप का कनेक्शन है। बेहतर जल आपूर्ति के अन्य माध्यम में संरक्षित कुआं या सार्वजनिक स्थान पीपे का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे कारण दिए गए हैं। आर्थिक पहलू की बात करें तो जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए बुनियादी ढांचों में जैसे पाइप संजाल, जलोदय केंद्र, जल परिशोधन केंद्र पूंजी की एक बड़ी राशि के निवेश की आवश्यकता होती है। यह अनुमान है कि आर्थिक स्वसंचालन की विकास संगठन राष्ट्रों को पानी के समय में आधारित बुनियादी ढांचों को बदलने के लिए, जल आपूर्ति की गारंटी देने के लिए, रिसाव दरों में कमी लाने और पानी की गुणवत्ता की रक्षा के लिए प्रतिवर्ष कम से कम अप्रोक्सीमेट 100 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकासशील देशों की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुरक्षित पानी पीने के बुनियादी स्वच्छता के अभाव में जी.एस. जनसंख्या अनुपात को आधा करने पर लक्ष्य पूरा करने के लिए अमेरिकी डॉलर में वर्तमान निवेश को दोगुना करने की आवश्यकता है।
इसमें मौजूदा बुनियादी ढांचों के रख रखाव के लिए आवश्यकता निवेश शामिल नहीं है। ये था आप लोग का वाटर रिसोर्सेज के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन। बाकी मिलते हैं ऐसे ही कोई नए टॉपिक लेके, तब तक के लिए बाय बाय।